नमस्कार दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के मिसिंग टाइगर्स के बारे में। वो टाइगर जो बड़े फेमस थे लेकिन गायब हो गए और फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में उन्हें मरा हुआ भी नहीं बताया गया। कहाँ हैं नहीं मालूम। जाहिर सी बात है ज़्यादातर की पोचिंग हो गई होगी, लेकिन जिसकी लाश मिल जाती है, जिसकी हड्डियाँ मिल जाती है, जिसकी खाल मिल जाती है, उसे तो मरा हुआ मान लिया जाता है। यानी कि पोचर से कुछ गलती हो जाती है या वो पकड़ में आ जाते हैं, वो टाइगर तो मरा हुआ मान लिया जाता है। जिसमें पोचर्स बड़ी ही सफाई के साथ काम करते हैं, नामो निशान नहीं छोड़ते, टाइगर को गायब कर देते हैं, वो फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में आज भी लापता रहता है। ऐसे बहुत सारे टाइगर हैं, एक पॉडकास्ट में कवर नहीं होंगे लेकिन कई पॉडकास्ट में कवर करते रहेंगे। आज ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने टाइग्रेस माया का मुद्दा बार बार उठाया है, तब तक उठाता रहूंगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, आप लोग इस बात पे गौर करना। माया की आखिरी साइटिंग जो हुई थी 23 अगस्त 2023 को हुई थी पंचधारा इलाके में, ताडोबा लेक के पास में। ताडोबा नेशनल पार्क बंद हो चुका था, मॉनसून में बंद होता है। तो अक्टूबर में जब नेशनल पार्क दोबारा खुला और 1 2 3 कई दिन बीत गए, मॉर्निंग सफारी में नहीं दिखी, इवनिंग सफारी में नहीं दिखी कई दिन तक। और उसकी जो खास टेरिटरी थी, माया की खासियत ही ये थी कि वो नजर आती थी, बेधड़क दिखती थी, शाई नेचर की नहीं थी। करीब करीब अक्टूबर बीतने को हो गया, तब लोगों ने आवाज उठाई कि भाई माया दिख क्यों नहीं रही, गई कहाँ। जब इतनी सारी कंप्लेंट्स आई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंटेंसिव सर्च यानी कि गहन खोज चालू की। पूरे ताडोबा और कोलारा इलाके को छान मारा गया। इस तरह के छानने को बोलते हैं कॉम्बिंग। आप हमेशा सुनते होंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कॉम्बिंग की, पुलिस ने कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग का मतलब होता है, कॉम्ब क्या होता है, कंघा। जैसे हम बालों में कंघा करते हैं, वैसे ही पेड़ों के बीच से कॉम्बिंग करना, यानी एक एक पेड़ एक एक जगह को 10-10 फीट के दायरे में लोग चल रहे होते हैं, अपना अपना दायरा कवर करके, एक भी कोना छोड़ते नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्बिंग। लेकिन माया का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद नवंबर में दोबारा शुरू की गई। 16 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक कितने लोगों ने सर्च शुरू की? 150 लोगों ने। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, फील्ड स्टाफ था, वेटनरी डॉक्टर्स थे, वन्य जीव विज्ञानी थे यानी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, सबके सब जानकार, फॉरेस्ट की समझ रखने वाले, जानवरों की समझ रखने वाले। जब उन्होंने पूरा गहन छानबीन की कई दिन तक, तो फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट नंबर 82 में करीब 100 मीटर के दायरे में हड्डियां यानी कि कंकाल पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ स्केलेटन, बिखरा हुआ कंकाल। तो फॉरेस्ट के अधिकारी भी थे, वेटनरी डॉक्टर्स भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। उन्हें यह लगा कि ये हड्डियां टाइगर की हैं, उसको टाइगर का ही माना गया। अब यहां पर दोस्तों एक सवाल है, एक अनजान आदमी किसी भी हड्डी को कुछ समझ ले तो एक बार की संभावना बनती है, हालांकि अनजान भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। वेटनरी डॉक्टर, फॉरेस्ट ऑफिशियल जिनका रोज का जंगल में जाना है, वन्य जीव विज्ञानी जो कि खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो टाइगर की हड्डियां और सांबर की हड्डियां पहचानने में गलती कर सकते हैं क्या? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कंकाल में हड्डियां कौन सी मिली, वो मुझे क्लियर नहीं मिला। फैलेंजेस के बारे में पढ़ने में आया कि मिली, हाथ और पैर की जो उंगलियों के पहले की हड्डियां हैं वो मिली। वो अगर आप फोटो में देखोगे तो टाइगर और सांबर में फ़र्क होता है, अच्छा खासा फ़र्क होता है। लेकिन चलिए, एक बार जब आपके पास कंपैरिजन में दूसरी हड्डी नहीं, एक बार को आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। जब ये बोला गया कि स्केलेटन मिला, वरना तो बोला जाता कुछ हड्डियां मिली, कंकाल पूरा मिला, बिखरा हुआ मिला। अब अगर आदमी का कंकाल मिलेगा तो फिर खोपड़ी भी मिलनी चाहिए, पैर भी मिलने चाहिए, रिब्स मिलनी चाहिए, हिप्स, कंधे की हड्डियां। 1-2 हड्डियां गायब हो सकती है। लेकिन अगर किसी के सिर्फ रेडियो अल्ना, टिबियो फिबुला, ऐसी 1-2 हड्डी मिल जाएगी, ह्यूमरस हड्डी, फीमर हड्डी, इंसान की बात कर रहा हूं, यही हड्डियां जानवर में भी होती हैं, तो फिर यह नहीं लिखा जाएगा कि कंकाल मिला, यह लिखा जाएगा कि कमर की हड्डी मिली, बांह की हड्डी मिली। और अगर फिर लिखा जाएगा प्रॉपर तो हड्डी का नाम ही लिख दिया जाएगा, रेडियो अल्ना मिली, टिबियो फिबुला मिली, ह्यूमरस मिली, फीमर मिली। ये सब नाम मुझे इसलिए याद है कि मैंने बीएससी बायोलॉजी की है। तो जब कंकाल लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी 1-2 हड्डियां नहीं, कई सारी हड्डियां हैं। 1-2 हड्डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, शायद रिब्स की हड्डी में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता। बाकी सारी हड्डियों में जमीन आसमान का फर्क है। मुद्दे की बात है वो 150 लोग कौन है? वेटनरी डॉक्टर है,
वन्य जीव विज्ञानी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, फील्ड स्टाफ है। फील्ड स्टाफ को तो और ज़्यादा समझ होती है। माया का ऑफिशियल नेम था T12। ताडोबा की फेमस टाइग्रेस थी, ताडोबा की नहीं पूरे इंडिया की। अब होता क्या है कि ये जो नाम होते हैं माया, बजरंग, जय, इस तरह के जो नाम होते हैं, छोटा मटका, किसी टूरिस्ट ने दिए होते हैं, किसी गाइड ने, किसी ड्राइवर ने। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये नेम, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो नाम होता है T12, T16 मछली, T24 उस्ताद। 2018 में ताडोबा की जो फील्ड गाइड थी उसमें भी T12 नाम तो था, माया नाम भी मेंशन किया गया था। माया नाम को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रिकॉग्नाइज करता था कि हाँ भाई, इस टाइगर जिसका कि नाम हमारे लिए T12 है, जनता के लिए माया है। उसकी जो टेरिटरी थी वो ताडोबा लेक, पंधार पानी। 2022 की जो ताडोबा की पब्लिकेशन थी उसमें माया को क्वीन ऑफ पंधार पानी बोला गया है राइटिंग में, और उसके 1 साल बाद वो गायब हो गई। माया का जन्म हुआ था 2010 में, यानी करीब करीब जब वो गायब हुई वो 13 साल की थी, बूढ़ी थी। नेचुरल डेथ भी मर सकती थी। शायद यही वजह है कि जब उसकी हड्डियां मिली नवंबर में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला टाइगर की हड्डियां मिली हैं, नेचुरल डेथ है। मेरा पहला सवाल है, टाइग्रेस की हड्डियां मिलने पे बिना जांच के नेचुरल डेथ कैसे बोला? उसका रीजन उन्होंने दिया था कि जिस इलाके में ये हड्डियां मिली हैं वहां इंसान की आवाजाही नहीं है। उसके बाद अगर हड्डियां मिली हैं तो फिर नेचुरल डेथ ही होगी। लेकिन मेरा सवाल है, जिस इलाके में इंसान की आवाजाही है वहां पर अगर जहर दे दिया गया हो और टाइगर वहां मर गया हो जहां हड्डियां मिली, तो फिर वो हड्डियां तो मिलेंगी लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं होगी ना। जांच तो करनी चाहिए ना। बिना फॉरेंसिक जांच के ये बोलना कि ये नेचुरल डेथ है, ये गलत है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई नहीं और डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि ये नेचुरल डेथ है। मैं एक बार दोबारा पढ़ के बोलूंगा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रिकलेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं राज्य का नाम ठीक से नहीं बोलना चाहूंगा। 2 लेपर्ड मरे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बिना सूचना दिए रिपोर्ट जारी कर दी और फाइल क्लोज कर दी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पता ही नहीं है कि उसके राज्य में 2 लेपर्ड मर चुके हैं। ऐसा भी केस है। अभी मुझे अचानक याद आया है, स्टेट का नाम भी बोलूंगा लेकिन पढ़ने के बाद, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं बोलूंगा। अच्छा, जब माया गायब हुई थी उसके पहले वो मेटिंग कर चुकी थी। 105 से 110 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो जब पार्क बंद हुआ और उसके बाद अक्टूबर में लोगों ने बोला कि माया दिख नहीं रही है, तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि ये जेस्टेशन पीरियड का टाइम है। टाइगर्स क्या करती है, जब बच्चे देने होते हैं तो थोड़ा सा रिमोट एरिया में चली जाती है। उसी की टेरिटरी में जो पहाड़ी होगा, गुफा वाला इलाका होगा, जहाँ थोड़ा सेफ्टी होगी, अपने बच्चों को वहाँ रखती है, किसी गुफा के अंदर, किसी बांस के झुरमुट के अंदर, ऐसी जगह जहाँ पर तेंदुआ, लकड़बग्गा यानी हाइना, ऐसे जानवर नुकसान ना पहुँचा पाएँ उसको। टाइगर के बच्चों को तो बाज और ईगल से भी खतरा होता है, और वो समय समय पर जगह चेंज करती रहती। ऐसा नहीं कि जहाँ रह रही वहीं रहे। आज है, 3-4 दिन बाद फिर बच्चों को मुंह में दबा के ले जाएगी कहीं। जब तक बच्चे छोटे हैं इस तरह से बार बार जगह चेंज करती है। क्या पता किसी को जगह मालूम चल गई हो, क्योंकि से थोड़ी दूरी तक तो शिकार करने जाना पड़ता है ना, बच्चों का पेट पालना है। 6-7 दिन तो वो कई बार नहीं जाती है बच्चों को जन्म देके, लेकिन दूध पिला रही होती है, उसे जाना पड़ता है। नज़दीक जाती है फिर आ जाती है, छोटे मोटे शिकार करती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर जाने लगती है। बच्चे और बड़े हो जाते हैं, कई बार 1 दिन बाद लौटती है, लेकिन वो अलग मैटर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा उसने बच्चे दिए होंगे, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। दिन गुजरते गए, ना उसके पगमार्क मिल रहे थे, ना कैमरा ट्रैप में उसकी फ़ोटो आ रही थी, ना ही किसी को डायरेक्ट साइटिंग हो रही थी। तो करीब 7 अक्टूबर के आसपास सिस्टमेटिक सर्च चालू कर दी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। जो माया के मूवमेंट का इलाका था वहां पर कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, वही ताडोबा और कोलारा रेंज। कहीं मैंने पढ़ा है कि 150 के आसपास कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, और 150 के आसपास ही आदमी भी सर्च कर रहे थे। दूसरे टाइगर रिकॉर्ड हो रहे थे कैमरा ट्रैप में, और जो टीम सर्च कर रही थी उसे भी माया नहीं मिल रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, 18 नवंबर को कंपार्टमेंट नंबर 82 में 100 मीटर के रेडियस में हड्डियां बिखरी हुई मिली। अब वो आप स्केलेटन समझो या स्केलेटल रिमेन समझो। शुरुआती आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हें टाइगर रिमेन्स बोला गया। जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, टाइगर रिमेन्स, टाइगर स्केलेटन या फिर बिग कैट रिमेन्स। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि जो रिमेन्स मिले हैं इतने ज़्यादा डिकम्पोज्ड
स्टेट में थे कि उनका पोस्टमार्टम करना संभव नहीं था। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, शुरुआती रिपोर्ट में बोला कि ये नेचुरल डेथ है। ये भी अंदाजा किया कि शायद दूसरी टाइग्रेस के साथ टेरिटोरियल फाइट हुई हो। पीटीआई की जो 21 नवंबर की रिपोर्ट है उसमें अधिकारियों ने कहा कि एनिमल जिसके की हड्डियां मिली हैं उसका जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है और कोई भी आधिकारिक घोषणा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। अब एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन सी हड्डियां भेजी गई, लेकिन एक जगह आता है 3 फैलेंजेस, 1 लॉन्ग बोन। अब यहां पर सवाल ये आता है कि पहले तो था कि स्केलेटन मिला 100 मीटर के दायरे में, एक आध जगह शब्द आया स्केलेटल रिमेन्स, लेकिन अगर ये सिर्फ 3 या 4 हड्डियां थी तो फिर स्केलेटन मिला शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हर जगह आना चाहिए बोन्स मिली। स्केलेटन और बोन्स में जमीन आसमान का फर्क है। कंकाल और हड्डियों में, हड्डियों को जोड़ के कंकाल बनता है। अगर ये सिर्फ 3 हड्डियां, 3 फैलेंजेस जो कि पैर की हड्डियां हैं और 1 लंबी हड्डी, तो फिर कंकाल कहाँ हुआ? वो तो हड्डियां ही हुई, लेकिन वहां लिखा था कंकाल मिला। अब ये था कि 5-7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट कुछ महीनों बाद आई और रिपोर्ट में बताया कि जो फैलेंजेस थी उनके अंदर से डीएनए निकाला नहीं जा सका, इतनी बुरी कंडीशन में थी। जो लॉन्ग बोन थी और वो हड्डी निकली सांबर डियर की, यानी कि रूसा यूनिकलर। अब सवाल ये उठता है कि 100 मीटर के दायरे में जब हड्डियां बिखरी मिली तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारी हड्डियां टाइगर की हो। सांबर की हड्डी तो जंगल में कहीं भी पड़ी रहती है। हो सकता है 1-2 हड्डियां सांबर की हो सकता है वो एक ही हड्डी सांबर की हो और उन हड्डियों के साथ में चली गई, क्योंकि बाकी हड्डियों से जब बोन मैरो नहीं निकल रहा, डीएनए सीक्वेंस नहीं निकल रहा, इससे हाई क्वालिटी का क्यों निकल रहा है? एक ही जानवर की हड्डियां एक साथ हैं तो बाकी से नहीं निकल रहा, सबको एक जैसा डिकम्पोज होना चाहिए ना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ी हड्डी है तो उसके अंदर बोन मैरो बच सकता है, लेकिन एक सवाल उठता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये जो एनसीबीएस बैंगलोर की रिपोर्ट थी 22 फरवरी 2024 को आई और पब्लिश की गई मार्च में। तो नवंबर में जो था कि भाई स्केलेटन मिला वो टाइग्रेस माया का था, अब ये हो गया कि वो सांबर डियर का था। यहां पहला एक क्वेश्चन उठता है ध्यान देने योग्य कि ये 4 महीने क्यों लगे? सार्वजनिक करने तक तो 5 महीने हो गए। नवंबर की घटना मार्च में पब्लिक की गई, रिपोर्ट फरवरी एंड में आई, लेकिन जिस रिपोर्ट के 5-7 दिन में आने की उम्मीद थी उसको इतना टाइम कैसे लगा? लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट में बोला कि जो हड्डियाँ मिली वो सांबर की थी, वो तो केवल 1 हड्डी मिली थी, 1 लॉन्ग बोन ही तो सांबर की थी। पूरी हड्डियों को सांबर क्यों मान लिया गया? 3-4 हड्डियों का तो डीएनए सीक्वेंस निकला ही नहीं। जंगल के अंदर जहां कहीं हड्डियां पड़ी मिलें, आप एक बात को समझिए, एक टाइगर है खास तौर पर पसंद करता है कि एक खास जगह पे जाके खाना खाना। लेपर्ड की भी ऐसी आदत होती है, जिस पेड़ के ऊपर बैठ के खाएगा अक्सर उसी पेड़ पे चढ़ के खाना खाएगा, उसी पेड़ पर बैठ के आराम करेगा। 1-2 बार मैंने लेपर्ड का डाइनिंग टेबल या टाइगर का डाइनिंग टेबल नाम से वीडियो बनाए हैं जहाँ बहुत सारी हड्डियाँ हैं, तो उसकी आदत होती है। तो अब आप समझिए, अगर टाइगर किसी जगह पे जाके किसी जानवर को खा रहा है, कभी वो स्पॉटेड डियर को मार रहा है, कभी वो जंगली सुअर को मार रहा है, कभी सांबर डियर को मार रहा है, हड्डियां तो सबकी पड़ी हैं वहाँ पे। और एक बात की संभावना हो सकती है कि उसी जगह पे टाइगर बैठ के खा रहा हो और वहीं उसकी पोचिंग हो गई हो, या उसको पहले कहीं जहर दे दिया गया हो, और क्योंकि वो उसकी फेवरेट जगह है जहाँ जाके वो खाना खाता है या रेस्ट करता है, वहाँ पे आके वो बैठा और वहीं उसकी मौत हो गई, तो वहीं पर सांबर की हड्डियाँ पड़ी हैं, वहीं पर टाइगर की भी हड्डियाँ पड़ी हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 1 हड्डी सांबर की, बाकी 3 की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुई। तो उस हिसाब से जो लैब ने भेजा वो केवल 1 हड्डी सांबर की थी, पूरे जानवर की हड्डियां सांबर की नहीं थी। अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि जिस वक्त हड्डियां मिली, 150 लोगों की टीम जिसमें वेटनरी डॉक्टर भी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ जीव विज्ञानी भी हैं, जो हड्डी कलेक्ट की गई होंगी उनकी फ़ोटो खींची गई होगी, उनका बाकायदा नंबरिंग की गई होगी, बाकायदा सील पैक की गई होंगी और उसके बाद लैब भेजा गया होगा। एक बात जांच करने योग्य है कि जो भेजा गया वो वैसी ही सील पैक वहां मिली थी कि नहीं मिली थी। 99% मिली होंगी, लेकिन फिर भी जब हम किसी मुद्दे पे गहन चर्चा कर रहे हैं तो हमें हर बात को देखना होगा। जो भेजा गया और जो पहुंचा सेम लिफाफा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी वाले काम में ऐसा ही हुआ होगा। जो पैक किया, सील पैक किया होगा, वहां पे निगरानी में सील पैक खोला गया होगा, यही सिस्टम होता है। दूसरा ये भी है कि क्या एक ही जगह से हड्डियां कलेक्ट की गई थी कि 1-2 जगह से की गई थी, बाद में मिक्सअप हो गया हो।
कहीं सैंपल लेबलिंग हैंडलिंग में एरर तो नहीं हो गया? क्योंकि जो सबसे पहले जिन लोगों ने हड्डियां देखी 150 लोगों ने गलती कर दी हो, सारे के सारे अपने फील्ड के महारथी थे, जंगल की जानकारी रखते थे। क्योंकि जो भी वाइल्ड लाइफर होगा वो सांबर की हड्डी और टाइगर की हड्डी को, एक दो हड्डी को छोड़ के आराम से पहचान लेगा। देखिए, आप खुद देखिए, टाइगर की खोपड़ी गोल है, सांबर की खोपड़ी लंबी है। टाइगर की खोपड़ी में कैनाइन दांत हैं 4। अगर खोपड़ी मिलेगी तो कहीं ना कहीं दांत भी मिलेंगे, अगर नेचुरल डेथ है, वरना तो चुरा लिए जाएंगे। सांबर के चपटे दांत हैं, मोलर हैं, ऊपर दांत ही नहीं है। मैंने जितने भी स्केलेटन देखे हैं, चाहे वो गाय का है चाहे डियर का है, दांत लगे रहते हैं नीचे वाले। इवन मैंने अपने कुछ वीडियो में दिखाए भी है कि देखिए इसके ऊपर के दांत नहीं होते। तो खोपड़ी में क्या कंफ्यूजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर पैर की हड्डी, अगर हाथ और पैर अगर हम बोले 4 पैर को, उसमें हड्डी में सांबर की हड्डी थोड़ी पतली और लंबी है, टाइगर की हड्डी थोड़ी चौड़ी है। इसके खुर है नीचे, उसके नाखून हैं। अगर पंजे की ये फैलेंजेस मिलेंगी तो कहीं ना कहीं नाखून भी मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नाखून गायब हो जाएंगे। अगर नाखून गायब हो गए तो नेचुरल डेथ तो है ही नहीं। और उस वक्त टाइगर की नेचुरल डेथ बोला गया। 150 लोगों की प्रेजेंस में जो हड्डियां मिली, अगर टाइगर की हड्डियां मिली, नेचुरल डेथ बोला गया, तो फिर नाखून भी मिलने चाहिए। नाखून और खुर में फर्क नहीं हो सकता। पूंछ की हड्डी में आ जाइए, 3.5 फीट की पूंछ है टाइगर की, सांबर की 6 इंच की है, फर्क है। कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है? रिब्स थोड़ा बहुत आप 19-20 का अंदाज़ा शायद ना लगा पाएँ, टूट जाती है हड्डी। और वैसे भी नीचे उसमें कार्टिलेज टाइप का होता है, पूरा घेरा होता नहीं है। एक बार कंधे की हड्डी में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इतना ज़्यादा अगर आप नहीं जज कर पाएँ तो एक बार हो सकता है। बस कुछ गिनी चुनी हड्डियों में शायद आप कंफ्यूज हो जाए। कहीं ना कहीं दांत मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ चलिए कैनाइन दांत छोड़ दीजिए कि कैनाइन दांत नहीं मिले, टाइगर के सारे ही दांत अलग है। कार्नेशियल्स हैं जो मांस को काटने वाले, वो सांबर में है ही नहीं। उसके चपटे चपटे मोलर दांत हैं। हम हर पहलू पे विचार करेंगे, एक तरफा बात नहीं कर रहे। क्योंकि उसमें एक बात यह भी थी कि पूरे में फैले हुए थे 100 मीटर के दायरे में, और दूसरा बहुत ही डिकम्पोज कंडीशन में थे। तो यह संभावना बन सकती है कि इतने ज़्यादा डिकम्पोज हो कि वो समझ में ही नहीं आ रहे हों कि ये हैं किसके। लेकिन सवाल यह है कि पहली जांच में जब पहले दिन 18 नवंबर को बोल दिया कि टाइगर की हड्डियां मिली हैं, तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा, कहीं ना कहीं से तो समझ में आया होगा। पहला स्टेटमेंट ऐसा क्यों था, ये मेरा सवाल है। देखिए, माया की पोचिंग भी हो सकती है और माया की नेचुरल डेथ भी हो सकती है, क्योंकि दूसरी टाइगरेस उस इलाके में बढ़ रही थी। एक थी बिजली, एक थी रोमा, जो कि छोटी तारा की कब्ज थी या संतान थी। पहले भी अधिकारियों को लग रहा था कि इनका माया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ये तुक्का है, अंदाजा है। टेरिटोरियल फाइट में मरती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता। अगर ये हड्डियां मिल गई थी और ये हड्डियां लैब से आती रिपोर्ट कि वो टाइग्रेस की है, तो बात खत्म हो जाती, डिक्लेयर्ड हो जाता टाइग्रेस माया मर गई। कितने ही टाइगर टेरिटोरियल फाइट में मरे हैं। इस बात की भी संभावना जताई गई थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई हो सकता है। लेकिन फेमस टाइग्रेस थी ना, हर कोई पहचानता था, कितने तो उसके फोटो खींचे थे। तो जहां भी जाती उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते नहीं करते, पब्लिक कर लेती जहां भी उसकी साइटिंग होती। आसपास के जितने नजदीकी फॉरेस्ट थे, कहीं पर भी तो उसकी साइटिंग नहीं हुई। कई बार टाइगर इलाके को छोड़ के चले गए और बाद में वापस लौट के आए, लेकिन 13 साल की टाइग्रेस चली जाए बाद में लौट के आए, इस बात की संभावना बहुत कम है। क्योंकि इतनी ही उम्र तक वो जिंदा रहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट में, अगर उसे असिस्टेंस ना दी जाए। टाइग्रेस मछली 19 साल तक जिंदा रही थी, लेकिन उसे फीडिंग दी जाती थी, उसे मेहनत करके शिकार नहीं करना पड़ता था। खाने की गारंटी थी, पानी की गारंटी थी उसको। एक बात की संभावना ये भी हम सोच लेते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट थी, मेटिंग की थी, कहीं जंगल में दूर इंटीरियर में गई हो और वहीं मर गई हो, लेकिन जब कॉम्बिंग की गई, सघन अभियान चलाया गया, तो उसकी टेरिटरी का चप्पा चप्पा छान लिया गया। फिर कब्स भी आते, ये भी संभावना है कब्स भी मर गए हों, लेकिन कहीं भी होता तो उसके रिमेन्स छिपने वाली जगह में मिलते। तो आज की डेट में, जैसे मैंने बोला कि हम चर्चा कर रहे हैं मिसिंग टाइगर्स के बारे में, तो टाइग्रेस माया के बारे में अगर हम बोलेंगे तो टाइग्रेस माया के जीवित होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन साइंटिफिकली माया को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया। माया अभी भी लापता है। क्योंकि देश में पोचिंग बहुत होती है, इसलिए इस बारे में चर्चा बार बार करना ठीक बनता है।
नंबर 1, माया कहाँ गई? नेचुरल डेथ की संभावना बहुत कम है, रिमेन्स नहीं मिले अगर ये हड्डियाँ उसकी नहीं थी। इसका मतलब पोचिंग हो गई, पूरी की पूरी माया गायब हो गई। ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटी टाइग्रेस गायब हुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड मिल गया। जैसे चार्जर के साथ सीता थी, सीता की पोचिंग हो गई थी, रिकॉर्ड मिल गया था, उसके खून से सने हुए पैरों के निशान भी मिले थे। तो ये थी माया की कहानी। इसके बाद दूसरा टाइगर है जय। जय को बोला जाता था इंडिया का हल्क। उसका नंबर था UK-T1। नागजीरा लैंडस्केप की बहुत ही फेमस टाइग्रेस थी माई। उसका बेटा हुआ, उसका नाम था वीरू, क्योंकि उसके माथे पे वी का निशान था। तो दूसरे बेटे का नाम रख दिया गया जय, क्योंकि शोले पिक्चर में जय और वीरू की जोड़ी थी। यह बात है 2010 की। 2013 में वीरू की डेथ हो गई टेरिटरी फाइट में या इस तरह की कुछ चोटों के बाद उसकी मौत हुई थी। और जय ने अपना जन्म स्थली, वो इलाका नागजीरा जहां उसने जन्म लिया था, वो छोड़ दिया और उसने इतिहास भी रच दिया। 150 किलोमीटर का डिस्पर्सल, जिसमें उसने नेशनल हाईवे पार किया, खेत पार किए, नदियां पार की और पहुंच गया उमरेड कारहांडला। इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर हुआ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नाम दिया, वो है UK-T1, उमरेद कारहांडला टाइगर 1। जय को बोला जाता है हल्क ऑफ इंडिया। करीब 250 से ऊपर 250 to 260 केजीज का वेट का अंदाजा है। और अंदाजा क्या है, इसको कई बार ट्रैंकुलाइज किया गया तो इसका तो वेट मेजर किया गया होगा। यानी जो इसका 250 to 260 केजीज है, अंदाजा नहीं है, एक्यूरेट है। इसने कई फेमस टाइग्रेसेस के साथ में मीटिंग की, जैसे चंडी, राई, फेरी, और बताया जाता है करीब करीब 20 बच्चों को जन्म दिया अलग अलग टाइग्रेस के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट तारीख आती है जय की जिंदगी में, 18 अप्रैल 2016। ये वो तारीख है जब जय को आखिरी बार देखा गया था पाउनी रेंज में। जय को रेडियो कॉलर लगाया गया था। जब वो गायब हुआ तो रेडियो कॉलर के सिग्नल रुक रुक के मिल रहे थे, ठीक से नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2015 में भी जय को एक रेडियो कॉलर लगाया गया था। 15 सितंबर 2015 को रेडियो कॉलर लगाया गया और 25 नवंबर तक वो रेडियो कॉलर सिग्नल दे रहा था। उसके बाद वो रेडियो कॉलर बेकार हो गया। थोड़े टाइम तक VHF ट्रैकिंग चलती रही। 18 मार्च 2016 को जय को दूसरा रेडियो कॉलर लगाया गया। और जब भी रेडियो कॉलर लगाया जाता है, टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है पहले, चाहे उसका रेडियो कॉलर लगाना हो चाहे खोलना हो। 18 से 19 अप्रैल के बीच की रात को रेडियो कॉलर ने सिग्नल देना बंद कर दिया। लेकिन इस बार सिर्फ रेडियो कॉलर खराब नहीं हुआ, जय भी गायब हो गया। यानी जो पहला कॉलर लगाया वो कुछ महीनों में, सितंबर से नवंबर तक चला, दूसरा कॉलर 1 महीने में। अब WII के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बिलाल हबीब। उन्होंने इसका कारण बताया कि जहां जो टेरिटरी है, जहां मूवमेंट है जय की, वहां पर बहुत सारी हाई टेंशन लाइन्स हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स भी हैं वहां पर। हाई टेंशन लाइन की वजह से और ट्रांसफार्मर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बन गए। अब जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जय का रेडियो कॉलर बंद हुआ और बाद में VHF सिग्नल भी बंद हो गया। जो VHF सिग्नल होता है, VHF का मतलब हो गया वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ये रेडियो तरंगे होती है जो ट्रांसमीटर के अलावा आती है। अब जो GPS और VHF कॉलर होते हैं, इसमें एक फीचर होता है मॉर्टेलिटी सेंसर। यानी अगर कॉलर कहीं पे पड़ा रहे, यानी टाइगर आप समझ लीजिए 24 घंटे 48 घंटे तक हिले नहीं, कहीं सो रहा है तो हिलेगा ना, थोड़ा सा मूवमेंट होगी, बिल्कुल मूवमेंट बंद हो जाएगी, तो ये अलग तरह के सिग्नल भेजता है। इनको बोलते हैं मॉर्टेलिटी सिग्नल। अब WII ने जो तर्क दिया कि टाइगर जय जिंदा है क्योंकि उससे अभी तक मॉर्टेलिटी सिग्नल नहीं मिला। देखिए कई बार पूरा रेडियो कॉलर डैमेज हो जाता है। मुद्दे की बात है यहाँ पर हम ये मान लें कि रेडियो कॉलर डैमेज नहीं हुआ इसलिए टाइगर जिंदा है। अगर किसी आदमी ने पोचिंग करी तो क्या रेडियो कॉलर को तोड़ नहीं देगा बुरी तरह से? तब तक वो 24 घंटे लेटे रहने का इंतजार करेगा मॉर्टेलिटी सेंसर का सिग्नल भेजने के लिए। आग में जला देगा, जल नहीं जाएगा। जमीन में गाड़ देगा, सिग्नल कहाँ से भेजेगा? जमीन में गाड़ने का केस हो गया इसके बेटे के साथ में ही। टाइगर जय का बेटा श्रीनिवास, इसके गायब होने के बाद उसका भी रेडियो सिग्नल फेल हुआ, वो भी गायब हुआ। बाद में मालूम चला कि लोगों ने खेतों में अवैध करंट छोड़ा होता है, उसमें चिपक के मर गया। उसको लगा, किसान को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मारा जाऊंगा, मुझे सजा हो जाएगी। उसने टाइगर को जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया, रेडियो कॉलर अलग निकाल लिया, वो कहीं और फेंक दिया होगा। मालूम चल गया, खोद के निकाला तो टाइगर श्रीनिवास मिल गया जो कि जय का बेटा था। यानी सेम घटनाक्रम है ना, रेडियो कॉलर बंद हुआ
और टाइगर मारा गया, वो पोचिंग का शिकार नहीं हुआ, अवैध करंट का शिकार हो गया। जय का तो यही नहीं पता चला ना कि ये पोचिंग का शिकार हुआ कि अवैध करंट का शिकार हुआ। हो सकता है ये भी हो, किसी जमीन के अंदर गड़ा हो और उसका रेडियो कॉलर कहीं और गड़ा हो। लेकिन जय अभी भी लापता शो कर रहा है, मरा हुआ शो नहीं कर रहा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WII का ये कहना है कि उस टाइम पर उस इलाके में और कई यंग मेल थे, जवान हो रहे थे या जवान हो चुके थे, करीब 7 मेल्स थे। और ये अपने प्राइम को थोड़ा सा प्राइम में था या प्राइम को पार कर रहा था। 6-7 साल का था, वो प्राइम ही होता है, क्योंकि 5 साल में तो टाइगर डेवलप होता है। देखिए 22 महीने में टाइगरेस अपने बच्चे को छोड़ देती है, 18 से 22 महीने के अंदर। कुछ केसेस में 25 महीने पे देखा गया है। उसका टाइगर निकलता है, लेकिन वो फ्लोटर बन के घूम रहा होता है। निकलते साथ ही डोमिनेंट टाइगर नहीं बन जाता, क्योंकि उसे उसकी मसल्स अभी उतनी डेवलप नहीं हुई। और बात मसल्स की नहीं है, बात स्किल्स की है। जिंदगी में सब कुछ ताकत नहीं होती, दिमाग भी होता है। पंजा कहाँ मारना है सामने वाले टाइगर को, ये एक्सपीरियंस बताता है। सिर पे मारना है कि पीठ पे मारना है, तो पूरी ताकत से पिछले पैर पे मारा हुआ पंजा और पूरी ताकत से उसके सिर पे मारा हुआ पंजा, फर्क है ना। ये स्किल से आता है। तो कोई भी टाइगर निकलते साथ लीडर नहीं बन जाता। 5 साल की उम्र तक वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। जय उसी एज में था, 6-7 साल का था, 1 आध साल ही था। 9 साल 10 साल तक प्राइम रहने वाला था, उसके बाद बुढ़ापा आता था प्राइम में। ये वाली बात बोलने के लिए अच्छी है, हजम करने के लिए अच्छी नहीं है कि 6-7 साल के टाइगर को 5 साल के टाइगर से डर लग जाएगा। 5 साल से नीचे वाले को तो भाव नहीं देता वो। 7 मेल जो थे, हाँ उसमें कोई ज़बरदस्त पावरफुल हो अलग बात है, लेकिन हल्क ऑफ इंडिया तो जय को बोला जाता था। हालांकि ये वाली बात एक बार मानी जा सकती, क्योंकि जय 150 किलोमीटर तो चल के पहले भी आया था। और उसका जो रेडियो कॉलर है, जो सिग्नल दे रहा था ना, वो छोटे से एरिया में नहीं दे रहा था, काफ़ी बड़े एरिया में, यानी उसकी मूवमेंट भी बड़े एरिया में थी। एक बार की संभावना है कि वो घूमने का शौकीन था, चलो भाई दूसरी जगह चल पड़ते हैं, लेकिन कहीं और तो देखा जाता। फिर रेडियो सिग्नल क्यों बंद हो गया, चलो वो भी मान लो कि सिग्नल खराब हो गया, मतलब रेडियो कॉलर खराब हो गया, लेकिन इतना बड़ा टाइगर कहीं और देखा जाएगा, उसके पगमार्क मिलेंगे, कहीं ना कहीं मवेशियों का शिकार करेगा, टेरिटरी फाइट होगी, आवाज़ आएगी। 2 टाइगर लड़ते हैं तो आसपास की सारी फॉरेस्ट चौकियों को खबर लग जाती है, आवाज़ सुन के आसपास के गांवों को खबर लग जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 400 गांवों में सर्च किया, पूरा बड़ी टीम लगा के सर्च किया, बहुत सारा स्टाफ लगा, वॉलंटियर लगे, कैमरा ट्रैप्स लगे। तो वो कहीं चला गया होगा। पहले तो इस बात पे विचार हो रहा था, फिर 6 महीने बाद इस पे विचार होना कम हो गया, बाद में बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि कोई टाइगर जाएगा कहीं तो जाएगा, मालूम तो चलेगा। अब अगस्त का महीना आया 2016 में, भंडारा के पुरका बोडी फॉरेस्ट से एक टाइगर का बाल मिला, उसका सैंपल ले जाया गया। WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जब जांच की, तो क्योंकि जब उसको ट्रैंकुलाइज करके कॉलर लगाया गया था, DNA सैंपल था उसका, तो उसके DNA सैंपल से वो मैच कर रहा था वो बाल। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एविडेंस माना गया। ये माना गया कि जय अप्रैल में नहीं, अगस्त तक तो जिंदा था। लेकिन ये किसने बोला कि ये बाल पहले का नहीं था? वो तो बड़े बड़े इलाके में पहले घूमता था। बाद में WII ने खुद माना कि DNA सैंपल ये बता सकता है कि जय का था, ये नहीं बता सकता कि ये बाल जनवरी में गिरा है कि मई में गिरा है कि अक्टूबर में गिरा है। तो बाल अगस्त में नहीं, पहले का गिरा हुआ हो सकता था, जब वो पहले घुमा होगा। वहीं भंडारा जिले के चिंचाला गांव के पूर्व सरपंच ने एक बहुत बड़ा टाइगर अपने से 6 से 7 फीट दूर देखा और उसके गले में रेडियो कॉलर था। अब अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो फिर जुलाई तक तो जिंदा था। लेकिन इस क्लेम को लेके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए। ना कोई फोटो थी, ना कोई पगमार्क था और कोई सबूत नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा था कि मैंने देखा। अब भंडारा गोंदिया के तत्कालीन सांसद थे नाना पटोले जी। अगस्त 2016 में उन्होंने बोला कि CBI जांच कराई जाए, आशंका है कि जय की पोचिंग हो गई है, अवैध शिकारियों के हत्थे चढ़ गया है। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने CID जांच के आदेश दे दिए। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, NTCA, WII, इनकी टीम ने फील्ड इंक्वायरी भी की। उसमें 3 सदस्यीय टीम थी, सबके एक मेंबर रहे होंगे, लेकिन उस टीम को टाइगर जय के बारे में कोई ठोस प्रमाण कहीं मिला नहीं। जनवरी 2017 तक जांच चलती रही, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि जय की पोचिंग हुई है। उसको मारे जाने के कोई सबूत नहीं मिले। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, उसका बेटा उसके बाद में गायब हो गया, बाद में अवैध करंट में चिपक गया, किसान ने उसे गाड़ दिया, कॉलर अलग हटा दिया, लेकिन कॉलर मिल गया।
अब अगर श्रीनिवास का केस भी जय की तरह होता, उसका कॉलर नहीं मिला होता, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आज भी श्रीनिवास लापता होता, जबकि श्रीनिवास मर चुका था, जमीन के अंदर दब चुका था। तो क्या ऐसा जय के केस में नहीं हो सकता? कॉलर ही तो नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं जय को भी करंट ही लग गया और मर गया, उसको गाड़ दिया। मैं बता रहा हूं ऐसा हो चुका है और उसी के बेटे के साथ हुआ, बदकिस्मती से। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, किसान करंट लगाते हैं, टाइगर चिपक जाते हैं, ऐसा बहुत हुआ है। मेरे ख्याल से ब्रह्मा नहीं, भीम नाम था ऐसा एक टाइगर और था जो कि गायब हो गया था। ब्रह्मा तो एक दूसरा टाइगर का भी नाम था जो छोटा मटका से लड़ाई हुई थी। नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बजरंग नाम के कई टाइगर हुए, तो शायद ब्रह्मा हो सकता है। उसका क्या था, उसको पहले मैन ईटर समझा गया, उसने कई लोग मारे, उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। तो बहुत सारे एनजीओ ने बोला कि इसको छोड़ा जाना चाहिए। उनके दबाव में सरकार ने उस टाइगर को वापस रिलीज कर दिया जंगल में। वो घूम रहा था एक खेत में, करंट लग के चिपक के मर गया। ऐसा केस हुआ, बहुत करंट से चिपकने के बहुत सारे केसेस हैं। अगर वो चिपक गया होता तो फिर उसकी बॉडी मिलती, कॉलर भी मिलता। या तो वही केस हुआ, चिपक गया, जमीन में दबा दिया बचने के लिए, कॉलर भी कहीं और दबा दिया। या फिर जो मुझे शक है कि इतना बड़ा साइज था, अवैध शिकारियों की डिमांड, जैसा कि अफ्रीका में हुआ था टाइगर सेसिल, अमेरिकन डेंटिस्ट पामर ने मारा। तो उस इलाके में जहां ह्वांगे नेशनल पार्क में अंदर ट्रॉफी हंटिंग अलाउड नहीं थी, तो एक हाथी के शव को जीप से बांध के खींचा गया और उसके खून के निशान, क्योंकि हाथी में तो बहुत सारा खून होता है, मांस भी गिरता रहा, और बाहर लाए। वो उसको सूंघते सूंघते बाहर आया और बाहर तीर कमान से मार दिया ताकि गोली की आवाज़ ना हो और ट्रॉफी हंटिंग के दौरान खाल भी खराब ना हो। हालांकि उससे मरा नहीं, करीब 40 घंटे बाद उसको ढूंढ के राइफल से ही मारा उसने। तो उस केस में दो मत हैं। कुछ बोलते हैं उसको नहीं मालूम था कि ये सेसिल है और मारा तो वो दंग रह गया, और रेडियो कॉलर भी छिपा दिया। उसका रेडियो कॉलर भी सबमिट नहीं किया उन्होंने, वो तो बाद में मिला। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं जानबूझ के सेसिल को ही टारगेट किया था, उसके लिए उसने $50,000 दिए थे। तो जो सेलिब्रिटी टाइगर होते हैं, कई बार वो इसलिए खतरे में आ जाते हैं। यहाँ पे जो पोचिंग होती है, ये एग्जैक्टली ट्रॉफी हंटिंग नहीं होती इसके कि पुतले लगाने हैं और उसका सिर काट के अपने ड्राइंग रूम में लगाना है। इनका ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है कुछ कंट्रीज में। तो वहाँ पे तो उसकी हड्डियाँ, उसके नाखून, उसके दांत, उसका मांस तो ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ब्लड सूखा हुआ, इस तरह की चीज़ें। इवन उसका ड्रॉपिंग, टाइगर की पॉटी, यूरिन, ये तो जू से खरीद लेते हैं वहाँ के लोग, उसके लिए मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए कौन टाइगर जय है कौन नहीं है, मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क पड़ सकता है, खाल अलग बिकती है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं जिसमें खाल, घोड़े के ऊपर खाल पहन के वो चलते हैं। जो टाइगर की खाल पहनेगा उसका पूरे समाज में रुतबा अलग हो जाएगा, और उसके बाद उसकी शादियां भी अच्छे घरानों में होगी, सुंदर लड़की से होगी। जो लेपर्ड की खाल पहन के चलेगा उसका रुतबा थोड़ा सा डाउन होगा। तो उस केस में यह भी बात हो सकती है कि पता चला कि खबर लग गई होगी एक बहुत बड़ा टाइगर है, हल्क ऑफ इंडिया, मुझे तो उसकी खाल चाहिए। ऑन डिमांड भी हो सकता है। ऐसे कई केसेस देखे जा रहे हैं कि डिमांड आती है, उसके बाद फिर जो लोकल उनका बंदा इन्वॉल्व होता है वो निकलता है टाइगर मारने के लिए। भाई कई, जैसे टाइग्रेस माया के बारे में बोला कि भाई बुढ़ापा भी था, 13 साल की थी, एक संभावना थी कि वो मर गई हो, लेकिन मरने से मिलना तो था, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए तो लापता ही है। ये तो 6-7 साल का था। ना तो बुढ़ापे की वजह से मरता, ना ही ये भूख की वजह से मरता। टेरिटोरियल फाइट में एक बार है कि जिद पे आके लड़ जाए और दूसरा भारी पड़ जाए तो फिर बॉडी मिलती ना, लाश मिलती, लड़ाई के निशान मिलते, उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती। जय घूमता बहुत लंबे इलाके में था। ये सेंचुरी टाइगर नहीं था, ये पूरा लैंडस्केप टाइगर था। उमरेड सेंचुरी जो थी 189 स्क्वायर किलोमीटर की थी। जय का जो एरिया था 380 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ के 580 स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया था। उतने में घूमता था वो। अब ये उसकी तारीफ भी है कि इतने बड़े इलाके में घूमता था, खतरे का इलाका भी, क्योंकि उसमें गांव भी थे, खेत भी थे,
हाईवे भी थे। अब रेडियो कॉलर था तो सिग्नल क्यों नहीं दिया? कई बार लोग पूछते हैं कि भाई रेडियो कॉलर की वजह से उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। देखिए, रेडियो कॉलर जो होता है ना, ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है कि गोली चलेगी तो लगेगी नहीं। ये रिसर्च का उपकरण है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आप यहाँ से बैठ के रिसर्च कर सकते हो। सेफ्टी इससे हो सकती है कि कई दिन तक कॉलर हिल नहीं रहा है तो आप बोल सकते हो जाओ देखो वहाँ पे क्या चक्कर है, ये टाइगर वहीं पे क्यों है। मूवमेंट देख सकते हो कहाँ जा रहा है। ऑन द स्पॉट जब उस पर खतरा आएगा तो रेडियो कॉलर उसे बचा नहीं सकता है। और इस रेडियो कॉलर की वैल्यू होती करीब करीब 5 लाख से ऊपर। टाइगर जय को लेके महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WII में आपस में विवाद भी बहुत हुआ था। यहाँ तक बात आ गई थी कि डेटा सार्वजनिक कर दिया जाए। डेटा मतलब फेलर एनालिसिस जो किया था और जो करेस्पॉन्डेंस की गई थी, किसने किसको कितनी चिट्ठियाँ लिखी थी, ईमेल लिखे थे। 2018 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोला था। यानी कि अब जय केस स्टडी बन चुका था। इस बारे में किसी ने RTI लगाई तो उसमें भी ये जो करेस्पॉन्डेंस को लेके बात थी कि इधर की बॉल इस कोर्ट में भेजी जा रही है, WII, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इन सब कम्युनिकेशन के बारे में गंभीर सवाल उठे थे। अभी मई 2026 में एक PhD स्कॉलर है साजिद रजा जी, उन्होंने डाउन टू अर्थ पर जय लीनिएज पर एक आर्टिकल लिखा और उसमें भी उन्होंने यही बताया कि ये एक मिस्ट्री है और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। इसी बारे में डिस्कस किया। आज भी जय लापता है और भारत के जो रिमार्केबल टाइगर लापता हुए हैं, फेमस टाइगर, उनमें से एक केस स्टडी है जय। लेकिन जय के बेटों ने भी उसका इतिहास जारी रखा। श्रीनिवास भी पावनी तक गया था, चलो वहाँ उसको करंट लग गया। उसका बेटा बिट्टू भी करीब करीब 90 किलोमीटर गया था, जैसे ये 150 किलोमीटर गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ पूरी मिसिंग टाइगर्स पे। आज हमने 2 टाइगर फेमस कवर किए, टाइग्रेस माया और टाइगर जय। अगर इस तरह से मिसिंग टाइगर रहे तो जो डेड टाइगर का डेटा आप किसी से मांगोगे उसमें थोड़ी ना आएगा, ये मरे हुए में थोड़ी ना आएगा। आपको मिसिंग टाइगर्स का मानना पड़ेगा। अब 2016 से गायब है, तब 6 साल का था, आज तो 16 साल से ऊपर होता, जिंदा हो ही नहीं सकता, वाइल्ड में तो नहीं हो सकता है, तो फिर मरा हुआ मान लेना चाहिए ना। कम से कम डेटा तो अपडेट हो। अगर मिलेगा नहीं तो गायब रहेगा, कब तक गायब रहेगा। चलिए, इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में मैं जब मिसिंग टाइगर्स पे बनाऊंगा तो कुछ फेमस टाइगर जो गायब हैं, क्या हुआ उनके साथ नहीं मालूम, एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।